हेलो फ्रेंड्स, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स, डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, इनकम फ्रॉम सैलरी का नियम उसका है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड नियम दिया गया है। सबसे पहले हम अपने आप को एक बार दुरुस्त करते हैं। अपनी कॉपी में अपने लोग लिख लेंगे प्रोविडेंट फंड, क्योंकि नियम भी बताएंगे। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएफ कहा जाता है। पीएफ, आप लोग पीएफ का नाम सुने होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ आस पड़ोस में कोई नौकरी करता होगा, आपके घर में कोई नौकरी करता होगा, तो बड़ी चर्चा करते होंगे कि हमारा पीएफ कटता है। बड़ी चर्चा करते होंगे कि हमारा पीएफ कटता है, भविष्य निधि कटती है। ध्यान दीजिए, पीएफ से रिलेटेड आपको बता दूं कि एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसा गुल्लक होता है, ठीक है। एक ऐसा गुल्लक होता है, एक ऐसा फंड होता है जिसमें, समझिएगा, मालिक, मालिक का मतलब ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, मालिक का मतलब जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं। सरकार मालिक हो सकती है, कोई प्राइवेट संस्था मालिक हो सकती है। और एक होता है कर्मचारी, कर्मचारी को एम्प्लॉय बोलते हैं, एम्प्लॉय बोला जाता है। मालिक को एम्प्लॉयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब नियोक्ता, जिसके यहाँ आप नौकरी करेंगे किसी कंपनी में। मान लीजिए किसी कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप नौकरी कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो कर्मचारी के भविष्य के लिए, एम्प्लॉय के भविष्य के लिए कि फ्यूचर में उसको कोई पैसे की ज़रूरत पड़े, उसका भी फ्यूचर बने, तो कंपनी की तरफ से या मालिक की तरफ से इस फंड में कुछ अमाउंट डाला जाता है और एम्प्लॉय की तरफ से भी कुछ अमाउंट डाला जाता है। ज़्यादातर आमतौर पर जितना एम्प्लॉयर डालता है उतना एम्प्लॉय के यहाँ से भी कटकर इसी फंड में जाता है। यही वो फंड है जहाँ पर दोनों का पैसा जाता है। तो हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे वैधानिक प्रोविडेंट फंड। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, प्रमाणित, ध्यान दीजिएगा, पीपीएफ, प्रमाणित, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, सॉरी, रुक जाइए। कौन सा प्रोविडेंट फंड होगा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ होता है आपका। ये समझिएगा हमारी बात। प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट फॉर्म में पीएफ बोलते हैं। एक ऐसा गुल्लक होता है जिसमें एम्प्लॉय का कुछ पैसा डाला जाएगा, एम्प्लॉयर का डाला जाएगा। इसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। हिंदी में प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं, ठीक है। प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं। इसमें कुछ पैसा दोनों की तरफ से डाला जाएगा। इसका एक नियम होता है, जो मालिक होता है, एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर कितना पैसा डाले इसमें? अगर वह एम्प्लॉय की सैलरी का 12% तक अगर डालता है तो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जितना कर्मचारी को सैलरी मिलती है उसके 12% तक अगर डालेगा तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डाल देगा तो टैक्सेबल होता है। और जो इस फंड में पैसा मिलता है उसको उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। अगर इंटरेस्ट 9.5% तक मिलता है इस फंड में, जो भी पैसा जमा है, पीएफ में जो भी पैसा जमा है, तब वह एग्जेम्प्ट होता है। और इससे ज़्यादा अगर पैसा मिलता है तब वह टैक्सेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर, मालिक की ओर से इस पीएफ में अगर 12% तक कंट्रीब्यूट किया जाएगा, डाला जाएगा, अंशदान किया जाएगा, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
सरकार की ओर से। अगर मालिक दयावान हो गया, कह दे 12 नहीं हम 14% डालेंगे, जब आप 14% डालेंगे, मालिक डालेगा तो 2% जितना ज़्यादा डाला जाएगा उतना टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट जो हमारा होता है, इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। मान लीजिए 10% मिलना लगे, 11-12% मिलना लगे तो भी आपका क्या होगा, 9, इतना कुल मिला के एग्जेम्प्ट होता है 12% और 9.5%। ये है कंट्रीब्यूशन का, ये है इंटरेस्ट का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें कि ये जो कर्मचारी, मान लीजिए जितना पैसा डाले, मान लीजिए एम्प्लॉय इसमें डाले 15%, 20%, एम्प्लॉय के यहाँ से चाहे जितना डाला जाएगा सब एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन मालिक 12% से ज़्यादा जाएगा तो टैक्सेबल कर योग्य हो जाएगा, और इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा मिलेगा तब भी कर योग्य हो जाएगा। और अगर खुद हम हैं, हम एम्प्लॉय हैं, हम खुद डालें 20% डाल दें, 30% डाल दें तो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारे लिए। और एक बात बता दें, यहाँ पर आपको लिखना है जो सैलरी किसका 12% सैलरी का बोल रहा है, और इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ध्यान दीजिएगा, मीनिंग ऑफ सैलरी लिखिए, मीनिंग ऑफ सैलरी वेतन से आय। मीनिंग ऑफ सैलरी में आपको बताना चाहता हूं, पहला लिखिए बेसिक सैलरी, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों बेसिक सैलरी, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, सब यही लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। और दूसरा डियरनेस अलाउंस, तीसरा कमीशन, चौथा डियरनेस सैलरी महंगाई वेतन। इसके लिए अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिंदी में लिख लीजिएगा, मूल वेतन, डियरनेस अलाउंस को महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, कमीशन, डियरनेस सैलरी, इन चारों को जोड़ करके ही जो परसेंट निकाला जाएगा वही निकाला जाता है परसेंट। इसको लिख लीजिए। सवाल बताने चलते हैं, इसको पहले आप लिख लेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 रुपया प्रति माह पर सेवारत हैं। वह प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य है जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। इस वर्ष उसके प्रोविडेंट फंड खाते में 1 लाख रुपया शेष है। 12,000 रुपया ब्याज का जमा किया गया। उसकी वेतन शीर्षक से आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि कर योग्य राशि की गणना कीजिए। इंग्लिश में कहता है मिस्टर एक्स इज employed in a company at 15,000 per month. He is a member of recognized provident fund to which he and employee contribution 15% of his salary. मतलब कि अपनी सैलरी का 15% इसमें देते हैं, दान करते हैं। कहा गया है कि कोई बात नहीं, 15% दान करते हैं। उसके बाद कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल उसके अकाउंट में 12,000 इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड पर। उसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम मालूम करना है जो आरपीएफ से हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हिंदी में बोलेंगे प्रमाणित भविष्य निधि से कर योग्य आय। आपको मैं बता दूं, आपको मैं समझा दूं सबसे पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, जो लोग देखेंगे सैलरी कितना मिलती है। सैलरी इनको मिलती है 1,80,000। ऐसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, एनुअल सैलरी
रुपया 1,80,000। एनुअल सैलरी कितना है? रुपया 1,80,000 रुपया। मैंने आपको क्या बताया, एकदम गहराई से समझिए, एकदम फोकस टू फोकस समझिए, ठीक है। फोकस टू फोकस जब आप समझेंगे तो इसमें कहा गया है 1,80,000। क्वेश्चन में कहा गया है जिसमें वह और उसका नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब मालिक, लिखना पड़ेगा सबसे पहले एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ RPF। जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करे, कर्मचारी खुद कंट्रीब्यूशन करे, तो मैंने आपको बता दिया है एग्जेम्प्ट क्या होता है, पूरा का पूरा कर मुक्त, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है, कर मुक्त। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन RPF एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी ने जो भी किया वो सब कर मुक्त है। अब आपको लिखना है एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ RPF। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा RPF में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा RPF में, तो मैंने कहा है वेतन का 12% तक कर मुक्त होता है, लेकिन 15% कर रहा है। लिखना पड़ेगा एक्सेस मतलब ज़्यादा ऑफ 3%। 1,80,000 का 12% करेगा तो ठीक है, लेकिन 3% ज़्यादा कर रहा है। वेतन तो यही 1,80,000, 15,000 रुपया महीना, 12 महीने का 1,80,000। 1,80,000 का 3, 18 तिरिक 5400 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। 5,400 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार फिर से याद रखिएगा, एनुअल सैलरी 1,80,000 है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉयर का मतलब कंट्रीब्यूशन करेगा, तो 3% क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा 3% ज़्यादा हो जाएगा। अब कोई बात नहीं है, कह रहे हैं क्वेश्चन में 1,00,000 रुपया RPF में जमा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन RPF। आपको जानकारी के लिए बता दें, RPF पे 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। भाई 1,00,000 अगर जमा है, 9.5% तब एग्जेम्प्ट होता है। 1,00,000 अगर जमा है, 9.5% भागे 100 कितना हो जाएगा, 9,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है मिला कितना है, 12,000। भाई 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, क्वेश्चन में मिला कितना है, 12,000। आप ऐसे कर सकते हैं, 12,000 में 9,500 आप माइनस कर दीजिए। 12,000 में 9,500 माइनस कर दीजिए, 2,500 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 7,900 टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। उत्तर आ गया एकदम अच्छे से। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक बार फिर से, एम्प्लॉय चाहे जितना कंट्रीब्यूट करे, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो गया। एम्प्लॉयर कर रहा है कितना, 15%, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, 3% ज़्यादा, तो इसी 1,80,000 का 3% निकाल देंगे, क्योंकि वेतन के 3% से 3%, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, RPF में 1,00,000 रुपया जमा है, 12,000 ब्याज मिल रहा है, 1,00,000 के हिसाब से 9.5% तक एग्जेम्प्ट कितना होता है, एग्जेम्प्ट होता है 9,500, 12,000 मिल रहा है, ज़्यादा कितना मिल रहा है, 2,500। दोनों को जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। हेलो फ्रेंड्स, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी
इनकम टैक्स डॉक्टर HC मेहरोत्रा की बुक का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है इनकम फ्रॉम सैलरी का नियम उसका है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड नियम दिया गया है। सबसे पहले हम अपने आप को एक बार दुरुस्त करते हैं, अपनी कॉपी में अपने लोग लिख लेंगे प्रोविडेंट फंड, क्योंकि नियम भी बताएंगे। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको PF कहा जाता है। PF, आप लोग PF का नाम सुने होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ आस पड़ोस में कोई नौकरी करता होगा, आपके घर में कोई नौकरी करता होगा, तो बड़ी चर्चा करते होंगे कि हमारा PF कटता है, बड़ी चर्चा करते होंगे कि हमारा PF कटता है, भविष्य निधि कटती है। ध्यान दीजिए, PF से रिलेटेड आपको बता दूं कि एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसा गुल्लक होता है, ठीक है, एक ऐसा गुल्लक होता है, एक ऐसा फंड होता है जिसमें, समझिएगा, मालिक, मालिक का मतलब ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, मालिक का मतलब जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, सरकार मालिक हो सकती है, कोई प्राइवेट संस्था मालिक हो सकती है, और एक होता है कर्मचारी। कर्मचारी को एम्प्लॉय बोलते हैं, एम्प्लॉय बोला जाता है, मालिक को एम्प्लॉयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब नियोक्ता, जिसके यहाँ आप नौकरी करेंगे किसी कंपनी में। मान लीजिए किसी कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप नौकरी कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो कर्मचारी के भविष्य के लिए, एम्प्लॉय के भविष्य के लिए कि फ्यूचर में उसको कोई पैसे की ज़रूरत पड़े, उसका भी फ्यूचर बने, तो कंपनी की तरफ से या मालिक की तरफ से इस फंड में कुछ अमाउंट डाला जाता है और एम्प्लॉय की तरफ से भी कुछ अमाउंट डाला जाता है। ज़्यादातर आमतौर पर जितना एम्प्लॉयर डालता है उतना एम्प्लॉय के यहाँ से भी कटकर इसी फंड में जाता है। यही वो फंड है जहाँ पर दोनों का पैसा जाता है। तो हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे वैधानिक प्रोविडेंट फंड। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, प्रमाणित, ध्यान दीजिएगा, PPF, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, SPF, सॉरी रुक जाइए, कौन सा प्रोविडेंट फंड होगा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, RPF होता है आपका। ये समझिएगा हमारी बात। प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट फॉर्म में PF बोलते हैं। एक ऐसा गुल्लक होता है जिसमें एम्प्लॉय का कुछ पैसा डाला जाएगा, एम्प्लॉयर का डाला जाएगा। इसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोला जाता है, हिंदी में प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं, ठीक है। प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं। इसमें कुछ पैसा दोनों की तरफ से डाला जाएगा। इसका एक नियम होता है, जो मालिक होता है, एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर कितना पैसा डाले इसमें? अगर वह एम्प्लॉय की सैलरी का 12% तक अगर डालता है तो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जितना कर्मचारी को सैलरी मिलती है उसके 12% तक अगर डालेगा तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डाल देगा तो टैक्सेबल होता है। और जो इस फंड में पैसा मिलता है उसको उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। अगर इंटरेस्ट 9.5% तक मिलता है इस फंड में, जो भी पैसा जमा है, PF में जो भी पैसा जमा है, तब वह एग्जेम्प्ट होता है। और इससे ज़्यादा अगर पैसा मिलता है तब वह टैक्सेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर मालिक की ओर से इस PF में अगर 12% तक कंट्रीब्यूट किया जाएगा, डाला जाएगा, अंशदान किया जाएगा, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा सरकार की ओर से। अगर मालिक दयावान हो गया, कह दे 12 नहीं हम 14% डालेंगे, जब आप 14% डालेंगे, मालिक डालेगा, तो 2%, जितना ज़्यादा डाला जाएगा उतना टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट जो हमारा होता है, इंटरेस्ट 9.5% तक
एग्जेम्प्ट होता है, मान लीजिए 10% मिलना लगे, 11-12% मिलना लगे, तो भी आपका क्या होगा, 9, इतना कुल मिला के एग्जेम्प्ट होता है 12% और 9.5%। ए है कंट्रीब्यूशन का, ए है इंटरेस्ट का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें कि ए जो कर्मचारी, मान लीजिए जितना पैसा डाले, मान लीजिए एम्प्लॉय इसमें डाले 15%, 20%, एम्प्लॉय के यहाँ से चाहे जितना डाला जाएगा सब एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन मालिक 12% से ज़्यादा जाएगा तो टैक्सेबल कर योग्य हो जाएगा, और इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा मिलेगा तब भी कर योग्य हो जाएगा। और अगर खुद हम एम्प्लॉय हैं, हम खुद डालें 20% डाल दें, 30% डाल दें, तो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारे लिए। और एक बात बता दें, यहाँ पर आपको लिखना है जो सैलरी किसका 12%, सैलरी का बोल रहा है, और इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ध्यान दीजिएगा, मीनिंग ऑफ सैलरी लिखिए, मीनिंग ऑफ सैलरी, वेतन से आय। मीनिंग ऑफ सैलरी में आपको बताना चाहता हूं, पहला लिखिए बेसिक सैलरी, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों बेसिक सैलरी, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, सब यही लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। और दूसरा डियरनेस अलाउंस, तीसरा कमीशन, चौथा डियरनेस सैलरी, महंगाई वेतन। इसके लिए अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिंदी में लिख लीजिएगा, मूल वेतन, डियरनेस अलाउंस को महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन, कमीशन, डियरनेस सैलरी, इन चारों को जोड़ करके ही जो परसेंट निकाला जाएगा वही निकाला जाता है परसेंट। इसको लिख लीजिए। सवाल बताने चलते हैं, इसको पहले आप लिख लेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 रुपया प्रति माह पर सेवारत हैं। वह प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। इस वर्ष उसके प्रोविडेंट फंड खाते में 1 लाख रुपया शेष है। 12,000 रुपया ब्याज का जमा किया गया। उसकी वेतन शीर्षक से आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि कर योग्य राशि की गणना कीजिए। इंग्लिश में कहता है, मिस्टर एक्स इज employed in a company at 15,000 per month. He is a member of recognized provident fund to which he and employee contribution 15% of his salary. मतलब कि अपनी सैलरी का 15% इसमें देते हैं, दान करते हैं। कहा गया है कि कोई बात नहीं, 15% दान करते हैं। उसके बाद कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल उसके अकाउंट में 12,000 इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड पर। उसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम मालूम करना है जो आरपीएफ से हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हिंदी में बोलेंगे प्रमाणित भविष्य निधि से कर योग्य आय। आपको मैं बता दूं, आपको मैं समझा दूं सबसे पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, जो लोग देखेंगे सैलरी कितना मिलती है। सैलरी इनको मिलती है 1,80,000। ऐसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, एनुअल सैलरी रुपया 1,80,000। एनुअल सैलरी कितना है, रुपया 1,80,000 रुपया। मैंने आपको क्या बताया
एकदम गहराई से समझिए, एकदम फोकस टू फोकस समझिए, ठीक है। फोकस टू फोकस जब आप समझेंगे तो इसमें कहा गया है 1,80,000। क्वेश्चन में कहा गया है जिसमें वह और उसका नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब मालिक, लिखना पड़ेगा सबसे पहले एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ RPF। जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करे, कर्मचारी खुद कंट्रीब्यूशन करे, तो मैंने आपको बता दिया है एग्जेम्प्ट क्या होता है, पूरा का पूरा कर मुक्त, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है, कर मुक्त। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन RPF एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी ने जो भी किया वो सब कर मुक्त है। अब आपको लिखना है एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ RPF। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा RPF में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा RPF में, तो मैंने कहा है वेतन का 12% तक कर मुक्त होता है, लेकिन 15% कर रहा है। लिखना पड़ेगा एक्सेस मतलब ज़्यादा ऑफ 3%। 1,80,000 का 12% करेगा तो ठीक है, लेकिन 3% ज़्यादा कर रहा है। वेतन तो यही 1,80,000, 15,000 रुपया महीना, 12 महीने का 1,80,000। 1,80,000 का 3, 18 तिरिक 5400 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। 5,400 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार फिर से याद रखिएगा, एनुअल सैलरी 1,80,000 है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर का मतलब कंट्रीब्यूशन करेगा तो 3% क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा 3% ज़्यादा हो जाएगा। अब कोई बात नहीं है, कह रहे हैं क्वेश्चन में 1,00,000 रुपया RPF में जमा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन RPF। आपको जानकारी के लिए बता दें, RPF पे 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। भाई 1,00,000 अगर जमा है, 9.5% तब एग्जेम्प्ट होता है। 1,00,000 अगर जमा है, 9.5% भागे 100 कितना हो जाएगा, 9,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है मिला कितना है, 12,000। भाई 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, क्वेश्चन में मिला कितना है, 12,000। आप ऐसे कर सकते हैं, 12,000 में 9,500 आप माइनस कर दीजिए। 12,000 में 9,500 माइनस कर दीजिए, 2,500 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 7,900 टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। उत्तर आ गया एकदम अच्छे से। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक बार फिर से, एम्प्लॉय चाहे जितना कंट्रीब्यूट करे, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो गया। एम्प्लॉयर कर रहा है कितना, 15%, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, 3% ज़्यादा, तो इसी 1,80,000 का 3% निकाल देंगे, क्योंकि वेतन के 3% से 3%, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, RPF में 1,00,000 रुपया जमा है, 12,000 ब्याज मिल रहा है, 1,00,000 के हिसाब से 9.5% तक एग्जेम्प्ट कितना होता है, एग्जेम्प्ट होता है 9,500, 12,000 मिल रहा है, ज़्यादा कितना मिल रहा है, 2,500। दोनों को जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में वेलकम है। आज की इस क्लास के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में समांतर माध्यिका, मोर देन से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको बताना चाहते हैं, मोर देन को हिंदी में कहते हैं से अधिक। हमारे पास बुक है SBPD राजीव बंसल की। इन्होंने कहा है मोर देन 10, 20, 30
क्वेश्चन इनका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 पहले से लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। मोर देन को हिंदी में कहेंगे से अधिक दिया है 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, इतना दिया है। ऐसे इन्होंने दिया है स्टूडेंट, जो इन्होंने स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट के लिए इन्होंने बताया है 50, 42, 36, उसके बाद 20, उसके बाद 50, 42, 36, 20, 7, स्टूडेंट ऊपर लिख लेना, 50 इसके सामने रहेगा, 42 इसके सामने रहेगा, 36 इसके सामने रहेगा, 20 इसके सामने रहेगा, 7 इसके सामने रहेगा, 3 इसके सामने दिया है। ए है स्टूडेंट दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मोर देन दिया गया है तो क्लास इंटरवल बढ़िया से बना लेते हैं। मोर देन का मतलब होता है इससे अधिक, चाहे मोर देन दिया हो चाहे एबव दिया हो, एबव मतलब ऊपर की ओर, दोनों का मतलब एक ही निकलता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आपके सामने देखो दिया है मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसका मतलब होता है 10 से अधिक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मतलब 60 तक दिया है तो 60 से 70 तक पहुंच जाएगा। याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी देखो घटते क्रम में दी गई हो या बढ़ते क्रम में दी गई हो तो फिर से बनाते हैं। जैसे 3 है, ऐसे उतार लो, 7 में से 3 माइनस कर दो 4 आ जाएगा, 20 में से 7 माइनस कर दो 13 आ जाएगा, 36 में से 20 माइनस कर दो 16 आ जाएगा, ठीक है। 42 में से 36 माइनस कर दो 4 2 6 आ जाएगा, 50 में से 42 माइनस कर दो 8 आ जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए मोर देन में क्या होता है। मोर देन में आगे की ओर 0 से 10, अगर 0 दिया होता 0 मोर देन तो 0 से 10 बनता, 10 दिया है तो 10 से 20, 20 से 30, 70 से 60 से 70 तक जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी के लिए 3 उतार लो, 7 में से 3 माइनस कर दो 4, 20 में से 7 माइनस कर दो 13, 36 में से 20 माइनस कर देंगे 16, 42 में से 36 माइनस कर देंगे 4, उसमें 6 8। आपको ध्यान देना है, मिड वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू इक्वल टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, मिड वैल्यू इक्वल टू एक्स। मिड वैल्यू इक्वल टू एक्स के लिए आपको बताना चाहते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, L1 और L2 को, और 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ो, 30 आएगा, 30 का आधा 15, अगले में 25, अगले में 35, अगले में 45, अगले में 55, अगले में 65। उसके बाद क्या किया जाएगा, f इंटू एक्स कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, f इंटू एक्स कर दिया जाएगा। n इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे आप, n इक्वल टू ये लाल वाला 50, समांतर माध्य ही निकालना है, सिग्मा f इंटू एक्स अपान n। याद रखिएगा, गुणा कर लेंगे, 15 का गुणा 8 से कर देंगे 120 आ जाएगा, 15 का गुणा 8 से, दोनों का आपस में गुणा कर दिया जा रहा है। 25 का गुणा 6 से कर देंगे 150 आ जाएगा, 35 का गुणा 16 से कर देंगे 560 आ जाएगा, 45 का गुणा 13 से कर देंगे 585 आ जाएगा, 55 का गुणा 4 से कर देंगे 220 आ जाएगा, 65 का गुणा 3 से कर देंगे 195 आ जाएगा। जोड़ लेंगे, सिग्मा f इंटू एक्स इक्वल टू 120, 150, 56, यहाँ पर गलती हुई है 560, सॉरी गलती हुई है यहाँ पर। ऐसे गलतियाँ पेपर में भी हो सकती हैं आपसे, भले हमारे सामने कैलकुलेटर है, हो सकता है आपके सामने कैलकुलेटर भी ना हो। 585, बहरहाल कैलकुलेटर अलाउड होता है बीकॉम के पेपर में। 195 आ जाएगा आपका 1830,
सिग्मा एफ इंटू एक्स 1830 आ गया। एन हमारा 50 से भाग दे दो, भाग दे देंगे 50 से, 36.6 आपका आंसर आ जाएगा। एक्स बार अर्थमेटिक मीन 36.6 आपका आ गया। मोर देन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका मैंने बताया हुआ है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 और 31, इसी बेस पर हम आपको समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया है मोर देन का मतलब से अधिक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 नंबर आप स्टूडेंट देखो घटते क्रम में दिया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लास इंटरवल मोर देन का मतलब होता है जितने का अंतर हो उतना कदम आगे की ओर। जैसे 10-10 का अंतर है ना, तो बनेगा यहाँ पर 10 से 20, 10 दिया है तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। देखो जिधर कम दिया वैसे बनेगा। 15 ऐसे उतार लो, 35 में से 15 माइनस करो 20, 60 में से 35 माइनस करो कितना होगा? 25 होगा और कुछ होगा? 25 होगा ना। 84 में 60 माइनस करो 24, 96 में से 84 माइनस करो 12, 127 में 96 माइनस करो 31, 198 में 127 माइनस करो 250 में से 198 माइनस कर दो 52 ना। ध्यान दीजिएगा, नीचे से बनाएंगे जब मतलब जिधर कम होगा उधर से बनाएंगे। 15 उतार लो, 35 में से 15 माइनस कर दो 20, 60 में से 35 माइनस कर दो 25, 84 में से 60 माइनस कर दो 24, ऐसे माइनस करते हुए चले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बन गई? 52। मिला लीजिएगा कहीं गलती ना हो पाए। 31, 12, 24, 25। एक और बनेगा इसमें, 80 से 90 भी जाएगा, क्योंकि 80 तक दिया है क्वेश्चन में, तो 80 मोर देन में 80 से 90 भी जाता है। 20 और 15 याद रखिएगा। लेस देन में पीछे की ओर, मोर देन में एक कदम आगे की ओर जाता है। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक भी समझ लेना अपने आप से भी आप लोग, यही नियम है। और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। मिड वैल्यू इक्वल टू एक्स, मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है? L1 बोला जाता है इसको, लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब L1 L2 को जोड़ लो, 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा? 30, 30 का आधा 15, दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25, 40, 30, 70 का आधा 35, अगला 45, अगला 55, 65, 75, 85 ना। एफ को जोड़ेंगे, जो टोटल सबसे ज़्यादा लिखा होता है वही आता है। एफ जोड़ेंगे तो एन बराबर हमारा 250 ही आएगा। अगर सही होगा तो 250 ही आएगा। अगर गलती अगर कहीं होगी, चाहे आपका हो चाहे हमारा भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं लगा रहा हूँ तो हमारा नहीं गलत होगा, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर है। आपको नियम कानून याद होना चाहिए। एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन करवा दो। 15 का गुणा 52 से, 15 का गुणा 52 से 780, 25 का गुणा 71 से 1775, 1085, 12 का गुणा 45 से 540, वेरी गुड, 1320, 1625, 1500, कितना होगा? 15 गुणे 85, 1275 ना। सिग्मा एफ इंटू एक्स जोड़ लेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, दिया गया है 780, 1775, 1085, 540, 1320, 1625, उसके बाद 1500, उसके बाद 1275, 99 सवाल रहा है शायद। देखो क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन 9900 डिवाइड बाई 250, 39.6 आंसर एकदम सही आ गया आपका। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है मोर देन से रिलेटेड, 31 नंबर समझा दे रहे हैं, लगा लेना। आपको ध्यान देना है ए वाला क्वेश्चन,
देखो मोर देन दिया है, ऐसे लिखना है क्लास इंटरवल। प्यारा सा क्वेश्चन है, 10 से लेकर 60 तक दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, मोर देन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 तक जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो बनेगी, जीरो ऐसे उतार लेंगे, 8 में से 0 माइनस करिए 8, 20 में से 8 माइनस करिए 12, 36 में से 20 माइनस करिए 16 ना, 45 में से 36 माइनस करिए 9, यहाँ पर 5। फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा 5, 9, 16, 12, 8, 0। उसके बाद मिड वैल्यू इक्वल टू एक्स, आधा कर दो 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब क्या करेंगे हम, गुणा करके बता दीजिए, गुणा किए होंगे आप। 15 पचे 75, 225, 577, 45 का 12 से 540, 55 का 8 से 440, 0 से टकराओगे 0 हो जाओगे, n बराबर 50। इसको जोड़ेंगे 50, सिग्मा f इंटू एक्स। ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे 75, 225, 1856 भागे 50, कितना आ जाएगा? लेकिन किताब में दिया है 36.8, कहीं पर देख लें, चेक कर। ध्यान दीजिएगा, 576 गलत लिखा गया है, 560 होगा। जोड़ने कितना आएगा? 75, 225, 560, 540, 440, 1840 भागे 50। देखो उत्तर आ गया 36.8 आया, सही है। एक्स बार इक्वल टू 36.8। मैंने आपको लेस देन के बाद मोर देन से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं, इसको लिख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 को बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा, एस.पी. गोयल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा की बुक का क्वेश्चन है, जो कि सबसे प्रतिष्ठित बुक मानी गई है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बुक मानी गई है। आपके कॉलेज में कोई भी बुक लगवाई गई हो, लेकिन 99% कॉलेजों में यही बुक लगवाई जाती है। चाहे जो टीचर लगवाएंगे, इस बुक को कोई मना नहीं कर सकता, मैं बार बार बताता हूं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है, सुनिएगा, हिंदी में पढ़ेंगे, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं छांट पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। कहता है कि श्री राम जो इलाहाबाद में रहते हैं, श्री राम हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, 31 मार्च को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए निम्न पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है। श्री राम जी हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद हमारे पड़ोस में भी है, हमारे घर से 70 किलोमीटर होगा, ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि एक्स लिमिटेड के यहाँ 6 महीना नौकरी करते हैं, 3000 रुपया महीना इनको वेतन मिलता है। महंगाई वेतन जो मूल वेतन का भाग है 250 रुपया प्रति माह मिलता है। मकान किराया भत्ता 1000 रुपया मिलता है प्रति माह। अभी मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा, मेन टॉपिक। वाई लिमिटेड से 4 माह का वेतन इनको मिला हुआ है, वेतन पाते हैं 4000 रुपया महीना। महंगाई वेतन मूल वेतन का 25%, बिक्री पर 5% की दर से कमीशन। 4 माह के लिए की गई बिक्री 1 लाख। मकान किराया भत्ता 2500 रुपया दिया है। जेड लिमिटेड के यहाँ नौकरी करते हैं, 8000 रुपया महीना पाते हैं। महंगाई भत्ता 1000 रुपया महीना। मकान किराया भत्ता 3000 रुपया प्रति माह। इस अवधि में अपने स्वयं के मकान में रहे हैं। पूरे गत वर्ष में सिवाय 2 महीनों जिन्होंने अपने स्वयं मकान में रहा, 3000 रुपया प्रति माह किराया चुकाया। कर निर्धारण वर्ष के लिए आपको मकान किराया भत्ता ज्ञात करना है। देखो एकदम साफ साफ, पहले क्वेश्चन समझ लो।
अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अपनी कॉपी में याद रखना, थोड़ा सा एक टॉपिक लिख लेना है। नाम क्या है जो नौकरी पाए हैं? श्री राम। श्री राम जी हैं, ये नौकरी पाए हैं। आपको पता होना चाहिए साल भर में 12 माह होता है। कितना माह होता है? साल भर में 12 माह होता है। वाई एक्स लिमिटेड के यहां नौकरी इनको मिली, एक्स लिमिटेड के यहां इनको नौकरी मिली, वाई लिमिटेड के यहां नौकरी मिली, जेड लिमिटेड के यहां नौकरी मिली। साल भर में 12 महीना, 12 महीने में 3 जगह नौकरी कर रहे हैं श्री राम जी। आप सोचिए इनकी दशा क्या होती है, इनको मिलता क्या है? 6 माह एक्स के यहां नौकरी किए हैं और 4 माह वाई के यहां नौकरी किए हैं, 4 माह वाई के यहां नौकरी किए हैं, 2 माह जेड के यहां नौकरी किए हैं। पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा, वादा करता हूं अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। होशियार चंद बनेंगे कि डाटा बच जाए, तो भैया डाटा बचाने वालों के लिए क्लास नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं आगे, जब एक्स लिमिटेड के यहाँ, वाई लिमिटेड के यहाँ और जेड लिमिटेड के यहाँ भैया नौकरी करते हैं तो आपको मैं बता दूं इनके यहाँ पाते हैं 3,000 रुपया प्रति माह। अगले के यहाँ पाते हैं कितना? 4,000 रुपया प्रति माह। अगले के यहाँ पाते हैं 8,000 रुपया प्रति माह। इसका मतलब इनकी सैलरी साल भर में ही दुगनी हो गई। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति वही नौकरी करेगा जहाँ उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। सही है कि नहीं? हम नौकरी जहाँ करेंगे जहाँ हमको ज़्यादा वेतन मिलेगा। यानी कि 6 महीना एक्स के यहाँ, 4 महीना वाई के यहाँ, 2 महीना जेड के यहाँ बेचारे नौकरी किए। ठीक है, आपको वेतन 3,000 रुपया महीना था, 4,000 रुपया महीना हो गया, अब 8,000 रुपया महीना हो गया। एक्स के यहाँ मूल वेतन का महंगाई वेतन भी मिलता है। महंगाई वेतन, मूल वेतन का 10%। उसके बाद 250 रुपया प्रति माह इनको मिलता है। 10% नहीं है, 250 रुपया पर मंथ है। पहले लिख समझते जाओ, क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है। और उसके बाद कहते हैं मकान किराया भत्ता मिलता है, या चारे यहाँ पर इनको मिलता है 1,000 रुपया प्रति माह। अब अगले के यहाँ इनको 4,000 रुपया प्रति माह मिल रहा है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25% मिल रहा है। ठीक है, बिक्री पर कमीशन, कमीशन 4% इनको कमीशन मिल रहा है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं बिक्री इन्होंने कितने की किया है? 1 लाख रुपए की बिक्री किया है। और एचआरए कितना मिल रहा है? एचआरए मिल रहा है 25 रुपया प्रति माह। ठीक है, अब जेड के यहाँ क्या करते हैं जब नौकरी करते हैं तो महंगाई भत्ता जो मिलता है 1,000 रुपया पर मंथ मिलता है। एचआरए जो मिलता है 3,000 रुपया मिलता है। और क्वेश्चन में कहा गया है पूरे वर्ष में कितना इन्होंने चुकाया है? 3,000 रुपया पर मंथ, 2 माह छोड़कर। समझिएगा, इतना लंबा क्वेश्चन हुआ लिखने में ही। ध्यान दीजिएगा, 3 जगह नौकरी करते हैं, 1 2 3 जगह नौकरी करते हैं। वाह भाई वाह, 3 जगह नौकरी करते हैं तो आपको 3 बार में क्वेश्चन की क्लास बता रहे हैं। इसमें आपको एचआरए का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, हिंदी में लिखा जाएगा कर योग्य
मकान किराए भत्ते की गणना। कर योग्य मकान किराए भत्ते की गणना का सूत्र। ठीक है, आपको लिखना है निम्न में से जो कम होगा कर मुक्त। लिखना है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अथवा 40% 50% ऑफ सैलरी। अब आपको लिखना है क्या, टैक्सेबल एचआरए इक्वल टू रिसीव्ड एचआरए माइनस एग्जेम्प्ट एचआरए। और एक चीज़ मैंने कल ही लिखवा दिया था, वेतन से आशय में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन महंगाई वेतन और कमीशन, यही 4 चीज़ें जोड़ी जाती हैं वेतन से आशय में। आपको हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं, ये बेचारे 3 जगह नौकरी किए, तो सबसे पहले हम यक्स वाला कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे, यक्स वाला ही हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो इनको जो देखो पूरे वर्ष में 2 महीना छोड़ के पूरे वर्ष में एचआरए जो मिलता है, सॉरी पेमेंट जो भुगतान किया इन्होंने 3000 रुपया महीना, 6 महीना यक्स के यहाँ नौकरी किए हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इनको एचआरए कितना मिला, 1000 रुपया महीना। कै महीने का निकलेगा, 12 नहीं 6 महीने का, साल भर में 6000 एचआरए इनको मिला है। रेंट इन्होंने कितना पेड किया है, 6 महीने का कैलकुलेशन करना है, 3000 रुपया महीना, 6 महीने का छत्रिक 18000। 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी इसमें क्या है, महंगाई, मूल वेतन 3000 रुपया महीना, 6 महीने का 18000, महंगाई वेतन, महंगाई वेतन 250 रुपया महीना, महंगाई वेतन भी जुड़ेगा, 250 गुणे 6, ध्यान दीजिएगा 250 का गुणा 6 1500, कितना हो जाएगा 19500। ठीक है, क्या हो जाएगा 19500। इसी का 10% क्या लिख दिया जाएगा 1950। ठीक है, दिल्ली कहाँ मकान इनका है, इलाहाबाद में है, तो 40% लगेगा, 19500 का 40 भागे 100 हो जाएगा 7800। 18000 में माइनस कर देना है 1950, 16050। समझिएगा, 6 महीने का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, 1000 रुपया महीना एचआरए मिलेगा, 6 महीने का 6000। एकदम आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए, नहीं पढ़ा दे समझे नहीं आए। रेंट इन्होंने कितना पेड किया है, सबसे लास्ट में बोला है 3000 रुपया महीना, 6 महीने का कितना पेड किया है 18000 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 तिरिक 18000 रुपया इन्होंने पेमेंट किया 6 महीने का। वेतन का 10%, वेतन से आशय में मूल वेतन भी रखा जाएगा, 3000 रुपया महीना, 6 महीने का 18000, 250 रुपया महीना, 6 महीने का 1500, 19500 माइनस कर देंगे 1950, तो 16050 रुपया बचेगा। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में है तो 50%, सेठ भारत में है तो 40%। ठीक है, इलाहाबाद में है तो 40%। ठीक है, ठीक है, 6000, 16050 और 7800 में तीनों में कम क्या है, 6000 कम है, 6000 कम है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जो तीनों में कम होता है वही कर मुक्त। रिसीव हुआ है 6000, 6000 रिसीव हुआ है और तीनों में 6000 कम है, 6000 से 6000 घटा दो, नील। पहला उत्तर आएगा नील। कैसे भाई, सूत्र क्या कहते हैं, निम्न में से जो कम होगा कर मुक्त। तीनों में से कैलकुलेट किया, कम क्या है 6000 कम है, 6000 कर मुक्त हो जाएगा हमारा। यहाँ लिखा जाएगा 6000, यहाँ कौन सा लिखा जाएगा, जो रिसीव होता है वही लिखा जाता है। यहाँ पर नील, 6000 से 6000 कट गया, जीरो नहीं बचा, यानी कि पहले में एचआरए 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको आगे बताने जा रहे हैं। 6 महीना वाला टर्म खत्म हो गया, ए में जो भी मिलेगा सब एग्जेम्प्ट, सब एग्जेम्प्ट, सब एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा इसमें। अब 4 महीने वाला,
सैलरी मिलेगी 4,000 रुपया महीना। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25% है, कमीशन 4% है, बिक्री 1 लाख, HRA मिलता है। देखो HRA सबसे पहले यही HRA लिखा जाता है। मकान किराया भत्ता 25 रुपया महीना, कै महीने का? 4। यहाँ लिख दो वाई वाला, 25 रुपया महीना, 4 महीना भैया इनको मिल रहा है 10,000। उसके बाद रेंट इन्होंने कितना पेड किया? यही 3,000 हर साल पेड करेंगे। 3,000 गुड़े 4, 4 तिहाइयाँ 12। वेतन का क्या % रखना है? वेतन का रखना है 10%। लेकिन वेतन में क्या क्या जोड़ा जाएगा? मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन। महंगाई भत्ता दिया है लेकिन सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, तो मूल वेतन दिया गया है कितना? 4,000 रुपया महीना, 4 चौका 16,000। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25%, 4,000 DA, 16 4 20,000 ये हो गया। लेकिन ये DA नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेवा शर्तों के अधीन नहीं है भैया। क्या नहीं है? सेवा शर्तों के अधीन नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे। कमीशन 1 लाख बेचे हैं, साल भर 4,000 कमीशन होगा, वेतन होगा 20,000। 20,000 का 10%। अभी कुछ और बाकी है क्या? 16 4 20 होगा, 4 चौक 16, 4 महीना काम किए हैं, 4,000 रुपया महीना, 4 चौक 16,000 और 4,000 रुपये इनको मिलेगा कमीशन। महंगाई भत्ता भी इन्होंने शायद जोड़ दिया है क्या? नहीं नहीं जोड़ा नहीं है। 16,000, 16 5% कितना दिया पहले देख लो। ये 5% है भैया, गलती से मैंने 4% लिखा है, 5% है, मिला लेते हैं। 5% है तो यहाँ होगा 5,000। याद रखिएगा, समझिए भाई। यहाँ लिखा जाता है मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन। महंगाई भत्ता दिया है लेकिन सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कमीशन दिया है, कमीशन दिया है 1 लाख की बिक्री, 1 लाख बिक्री पर 5%। मैंने 4 लिख दिया था, इसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं। किताब आपके पास होगी तो हमें माफ़ी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 5 21,000, 21,000 का 10%, 2100। 12,000 में 2100 माइनस कर दो, 9900। तीनों। और मकान कहाँ है? आगरा में। आगरा में है तो वेतन का 50%, आधा कर 40%, 40% वेतन है 21,000। 21,000 का 40 भागे 100, 8400। अब देख भैया तीनों में कम क्या है? 1 2 3, तीनों में कम है 8400। मिला कितना है? 10,000। 1600 टैक्सेबल हो जाएगा। उत्तर मिला लेना, 1600 उत्तर आ रहा होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखिएगा 4 महीने का 2500 गुड़े 4, 10,000 रुपया HRA मिला। पेड किया रेंट 3,000 रुपया महीना, 4,000 4 महीने का, 4 3 12,000। 10% ऑफ सैलरी आपका 2100। 2100 कितने का आया? 10%। यही है सैलरी। सैलरी कहाँ से? मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन। ठीक है। 40% अथवा 50% ऑफ सैलरी दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में है तो 50% लगेगा। शेष भारत में है तो 40% लगेगा। तीनों में से कम क्या है? तीनों में से कम क्या है? तीनों में से कम है 8400। मिला 10,000, तीनों में से कम 8400, माइनस कर दो 1600 टैक्सेबल HRA। आपका उत्तर आ गया, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में डॉक्टर HC मेहरोत्रा की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहता है, श्री मोहन जी कानपुर में रहते हैं। मिस्टर मोहन रेजिडेंट इन कानपुर। ही गेट अ बेसिक सैलरी 2 लाख रुपया, डियरनेस पे 2 लाख रुपया। बेसिक सैलरी इनको 2 लाख रुपया मिलती है, डियरनेस पे मतलब महंगाई वेतन 2 लाख मिलता है। मकान किराया भत्ता हाउस रेंट अलाउंस 1,50,000 रुपया मिलता है और 1,80,000 रुपया रेंट पेमेंट करता है। कर योग्य मकान किराए भत्ते की गणना करनी है, मतलब टैक्सेबल HRA की गणना करनी है। आपको मैं बता दूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। ध्यान दीजिएगा, कर योग्य
मकान किराए भत्ते की गणना। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। लिखना है HRA रिसीव्ड अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अथवा 40% 50% ऑफ सैलरी। आपको लिखना है टैक्सेबल HRA बराबर रिसीव्ड HRA माइनस एग्जेम्प्ट HRA हाउस रेंट अलाउंस। पेपर में बहुत पूछा जाता है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं इसको हम। पेपर दोगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। इनको पूरे साल भर का जो HRA मिलता है, पूरे साल भर का मकान किराया भत्ता 1,50,000 रुपया। आपको ध्यान देना है कितना मिलता है, पूरे साल भर का 1,50,000 रुपया महीना मिलता है। और इन्होंने कितना पूरे साल भर का चुकाया है, 1,80,000 रुपया पूरे साल भर का चुकाया है। वेतन का क्या परसेंट, वेतन का 10%। वेतन का आ से मूल वेतन है 2 लाख, मूल वेतन और महंगाई वेतन, कमीशन और महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन। मूल वेतन तो 2 लाख दिया है, महंगाई भत्ता भी 2 लाख दिया, महंगाई वेतन भी दिया है और चीज़ें नहीं दी हैं। 4 लाख का 10% 40,000, कितना बचेगा, 1,40,000 रुपया। और उसके बाद आपको बताना चाहते हैं मकान इनका कहाँ पर है। कोई स्थान दिया है, कानपुर है। कानपुर के लिए वेतन का 40%, 4 लाख का 40%, 1,60,000। तीनों में से जो कम होगा वो कर मुक्त होगा। तीनों में से कम है 1,40,000, कर मुक्त है। मिला है इनको 1,50,000। टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया इनका टैक्सेबल हो जाएगा। यही आपका इनका आंसर आ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहीं पर समाप्त की घोषणा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। डॉक्टर HC मेहरोत्रा, SP गोयल, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ज़रा आराम से, ज़रा ठहर करके हम पढ़ लेते हैं। कहता है निम्न सूचना से सुरेश की वेतन से आय ज्ञात करिए। निम्न सूचना आपके सामने दी गई है, किताब होगी तो आप पढ़ लेंगे। सकल वार्षिक वेतन 3 लाख रुपया मिलता है। नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे प्राइवेट डॉक्टर को चुकाए गए 25,000 रुपया। नियोक्ता द्वारा चिकित्सालय व्यय सीधे उस चिकित्सालय को चुकाए गए जो आयकर के मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। ठीक है। चौथा कहता है कमिश्नर द्वारा, मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में किए गए व्यक्ति व्यय नियोक्ता की पूर्ति 20,000 रुपया। विदेश यात्रा पर व्यय 1,75,000 रुपया। देखभाल के लिए मरीज को एक व्यक्ति भी गया हुआ है। विदेश में ठहरने तथा चिकित्सा पर नियोक्ता द्वारा वहन 1 लाख रुपया उपर्युक्त 6 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, ध्यान देना है कि अपनी कॉपी में आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, लिखिएगा
फॉर द असेसमेंट ईयर, जो आप पेपर देने जाएंगे क्वेश्चनम जो लिखा रहेगा असेसमेंट ईयर वही लिखना, कर निर्धारण वर्ष। ठीक है भैया, कह रहे हैं क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस सैलरी 3 लाख, सकल वार्षिक वेतन 3 लाख। पहला आपको लिखना है ऐसे, ग्रॉस सैलरी 3 लाख रुपया इनको मिलती है। कितना? ग्रॉस सैलरी 3 लाख, टैक्सेबल होगा। बी पे कहता है नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे प्राइवेट डॉक्टर को चुकाए 25,000 रुपया। ठीक है। दूसरा लिखना है मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाई प्राइवेट डॉक्टर और पेड बाई एम्प्लॉयर फॉर प्राइवेट डॉक्टर 25,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता ने इनको साल भर में 3 लाख रुपया वेतन दिया। किनको दिया? 3 लाख रुपया वेतन दिया। इनको बीमारी हो गई है, इनके इलाज के लिए 25,000 रुपया प्राइवेट डॉक्टर को दिया। नियोक्ता मतलब मालिक ने, जिसके यहाँ नौकरी करते हैं। कोई बात नहीं है, प्राइवेट का डॉक्टर दिया गया तो भैया टैक्सेबल होगा। ये सुविधा मानी जाती है कि नियोक्ता ने इनको सुविधा दे दी। 25,000 रुपया किसके लिए दिया? अपने कर्मचारी के लिए दिया। तो कर्मचारी को 3 लाख मिला और 25,000 रुपये की सुविधा मिली, इनको मेडिकल का खर्चा मिला। ये तीसरा क्या कहता है बच्चा? कहता है नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे उस चिकित्सालय को चुकाए गए जो मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। देखो भैया, इनकम टैक्स का मुख्य कमिश्नर होता है। मुख्य कमिश्नर का मतलब होता है चीफ कमिश्नर इंग्लिश में। ठीक है। उसके द्वारा अनुमोदित का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा अनुमोदित का मतलब होता है कि जो भी चिकित्सा व्यय चुकाया जाएगा, अनुमोदन लिखा है सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा या इनकम टैक्स द्वारा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा नंबर भैया कहता है कि इन्होंने चीफ कमिश्नर ने अनुमोदित किया है। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा जो अनुमोदित किया गया है, समझिएगा। ये अनुमोदित नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर को नियोक्ता ने चुका दिया। अगला क्या कहता है? अनुमोदित है, मतलब कि कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है तो तीसरे नंबर में आप ऐसे लिख लीजिएगा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब कर मुक्त। अंग्रेजी जो अगर आपको पेपर में लिखना हो तो वही अंग्रेजी है जो किताबिया में वही लिखा देना। हम चाहे तो लिख दे, लेकिन लिखेंगे नहीं, फालतू पन्ना बर्बाद होगा मारकर। चौथा नंबर, अगला मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्डमेंट बाई एम्प्लॉई। देखो समझिएगा, कर्मचारी द्वारा मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में किए गए नियोक्ता की पूर्ति। जैसे जो कर्मचारी है, जैसे मैं कर्मचारी हूँ, कोई कर्मचारी है, उसने 20,000 रुपया कहाँ दिया? मेडिकल का खर्चा दिया है। लेकिन मालिक जो है उसका, एम्प्लॉयर जो है उसका, वो कह रहा है ऐसा है तुम्हारा हिस्सा हम तुमको 20,000 दे रहे हैं, लेकिन ये भी अप्रूव्ड है सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा। कहने का मतलब अप्रूव्ड होगा तो क्या होगा? कर मुक्त होगा। अप्रूव्ड होगा तो क्या होगा? कर मुक्त होगा। किसी संस्था द्वारा अप्रूव्ड होगा तो कर मुक्त होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो क्या कहता है। कहता है विदेश में, 5वां नंबर, विदेश पर यात्रा व्यय 1.5 लाख रुपया खर्चा किया गया है। विदेश रुपए में यात्रा पर 1.5 लाख खर्चा गया है। विदेश में गए हैं चिकित्सा कराने। 5वें नंबर में कहता है विदेश में गए हैं, फॉरेन में गए हैं चिकित्सा कराने। विदेश में गए हैं चिकित्सा कराने। जब विदेश में चिकित्सा कराने गए हैं तो वहाँ पर रुके हैं, उनके साथ एक व्यक्ति भी गया है देखभाल के लिए। ठीक है, ठीक है, वो भी दिख रहा, समझिएगा। तो उस पर खर्चा कितना हुआ है? 1.5 लाख रुपया।
एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग अबोर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग, कितना खर्चा हुआ है भैया? खर्चा हुआ है इनका 5वें नंबर में 1,50,000 कहा है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम 1,50,000 टैक्सेबल हो जाए पर इसके लिए नियम लगेगा, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से अधिक है तभी टैक्सेबल लगेगा, तभी टैक्सेबल होगा, इसका नियम है। सकल कुलाय अगर 2.5 लाख से अधिक है तो 2 लाख से अधिक है, ये है तभी टैक्सेबल होगा। छठा नंबर कहता है, क्या कहता है? एक्सपेंडिचर इन्होंने कितना किया है? देखभाल 2.5 लाख रुपया नियोक्ता ने दे दिया इनको विदेश में ठहरने के लिए, और 1 लाख रुपया और रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत है। तो आपको लिखना है एक्सपेंडिचर ऑन स्टे, स्टे मतलब रहने के लिए 2.5 लाख रुपया नियोक्ता ने दे दिया। आरबीआई द्वारा कितना परमिट है? आरबीआई ने 1 लाख की छूट दे दी, कितना हो जाएगा? 1,50,000 जोड़ लीजिएगा 6,25,000, ध्यान दीजिएगा। और इसको बोलेंगे लेस कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो व्यक्ति सैलरी से पैसा कमाता है 50,000 की छूट मिलती है, 5,75,000 रुपया इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत ना हो, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। ग्रॉस सैलरी 3 लाख मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड किया जाएगा मालिक की ओर से प्राइवेट में तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये वाला तीसरा और चौथा एग्जेम्प्ट है, जो कहीं से अप्रूव होता है इनकम टैक्स से, आरबीआई से, भारत सरकार की से, वो करमुक्त है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग पर इन्होंने खर्चा किया 1.5 लाख। अगर किसी व्यक्ति की आय, इसमें बोला गया है हमारे नियम में, या व्यक्ति की आय नॉट एग्जेम्प्ट हिज ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2 लाख से कम होती है तभी एग्जेम्प्ट होगी, 2 लाख से ज़्यादा है ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद इन जो विदेश में रह रहे हैं 2,50,000 रुपया खर्चा हुआ है इनका, ठीक है, मालिक दे रहा है 2,50,000 रुपया बाद में। आरबीआई द्वारा अनुमोदित कितना है? 1 लाख रुपया तक अनुमोदित है, अनुमोदित का मतलब अप्रूव्ड है। 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, 1,50,000 जोड़ लेंगे 6,25,000। आपको बता दें जहाँ पर ग्रॉस सैलरी हो, जहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करना हो, वहाँ 50,000 रुपये की छूट मिलती है। प्रत्येक क्वेश्चन में 50,000 रुपया घटाने का प्रावधान रहता है, ठीक है। 50,000 रुपया घट जाएगा तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, समझ रहे हैं? 5,75,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर। आपको क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना चाहते हैं कि कहता है क्वेश्चन हमारा, अरुण की कर योग्य वेतन से आय की गणना करिए। वेतन दिया है 5 लाख, महंगाई भत्ता वेतन का भाग नहीं है 20,000, मकान किराया भत्ता 1,20,000, नौकरी का स्थान चेन्नई, किराया दिया 1,50,000, नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपया मासिक महीना, चिकित्सा भत्ता मतलब 100 रुपया मासिक दिया है। कोई बात नहीं है, आप लोगों से अपील करते हैं कि पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अपना लिख लेंगे। इनको जो सैलरी मिल रही है भैया, पूरे साल की सैलरी, सब कुछ पूरे साल का दिया है। सैलरी इनको मिल रही है 5 लाख रुपए का, समझ में आया? सैलरी कितना दिया जा रहा है? 5 लाख रुपया। डीए महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है इनको? पूरे साल भर का 20,000 रुपया। उसके बाद
क्या मिल रहा है? मकान किराया भत्ता है, किराया दिया, नौकरी का स्थान, क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। याद रखिएगा कितना मिल रहा है? सिटी कंपनसेशन अलाउंस इनको मिल रहा है 200 रुपया महीना, 12 महीने का, 12 दूनी 2400 रुपया, 200 रुपया महीना मासिक बोला है, 200 रुपया महीना, 12 महीने का 2400 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है चिकित्सा भत्ता मिल रहा है 100 रुपया महीना, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस 100 रुपया महीना, 12 महीने का 1200 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। याद रखिएगा एक बार फिर से, वेतन दिया है 5 लाख रुपया, उसके बाद डीए दिया है महंगाई भत्ता 20,000 रुपया, सीसीए मतलब क्या होता है? सिटी कंपनसेशन अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपया महीना, 12 महीने का 2400, 100 रुपया महीना मेडिकल का, 12 महीने का 1200। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें एचआरए दिया है ना भाई, एचआरए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। एचआरए ऐसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, टैक्सेबल एचआरए आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, ठीक है। ऐसे लिख लो, ज़्यादा झंझट मत करो। एचआरए की गणना, टैक्सेबल एचआरए की गणना, जो एचआरए आपको टैक्सेबल एचआरए की गणना, इसका सूत्र क्या होता है? एचआरए रिसीव्ड अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अथवा 50% 40% ऑफ सैलरी। सबसे पहले कितना एचआरए मिल रहा है साल भर में इनको? पूरे साल का मकान किराया भत्ता दिया इन्होंने मकान किराया भत्ता दिया है 1,20,000 इनको मिल रहा है। इन्होंने किराया जो पेमेंट किया है 1,50,000। 10% ऑफ सैलरी का मतलब होता है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, तो कमीशन और महंगाई वेतन। केवल मूल वेतन का 10% लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 1 लाख बचेगा, और चेन्नई में है तो वेतन का 50%, 2.5 लाख। समझिएगा, मतलब वेतन में 4 चीज़ें जोड़ी जाती हैं, 4 में केवल एक ही मिलेगा आपको। यहाँ पर मूल वेतन महंगाई भत्ता है, लेकिन सेवा शर्तों का भाग नहीं है, सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेवा शर्तों के अधीन नहीं है तो आपको एचआरए मिला 1,20,000, रेंट पेड किया 1,50,000, 10% ऑफ सैलरी है 5 लाख का, 10% 50,000, 1 लाख बचेगा। 50% 40% ऑफ सैलरी, तो आपको ध्यान देना है 50%, चेन्नई में है तो 50% ध्यान देना है। टैक्सेबल एचआरए कैसे आएगा? मिला है इनको 1,20,000, तीनों में कम क्या है? 1 लाख। जो मिलता है उसमें से तीनों में जो कम रहता है वो घटा देते हैं। 20,000 एचआरए आपका 20,000 आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा समझ रहे हैं? जोड़ लीजिए 5,43,600, 5,43,600, इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, ठीक है। लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? 50,000 रुपया अपने मन से माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फॉर्मूला है। कितना बचेगा भैया? 4,93,600, इसे बोलेंगे नेट सैलरी। याद रखना हमारी बात को, सैलरी लिखना है, डीए लिखना है, सीसीए लिखना है, मेडिकल लिखना है, इसको लिख लोगे। एचआरए की गणना का जो पहले दूसरे तीसरे और चौथे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसी का परिणाम आपको यहाँ पर 20,000 एचआरए मिलेगा, ये लिख देना है। जोड़ने के बाद 5,46,400, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की छूट मिलेगी, अपने आप से माइनस करना है, और 4,93,600 आपका उत्तर आ जाएगा। इसे अपने कॉपी में